के वीडियो क्लिप में हम एक नए टॉपिक को लेकर के आए हैं, जिसे हम कह रहे हैं परमाणु मॉडल के आधार पर पदार्थ के चुंबकत्व की व्याख्या। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके पहले के टॉपिक को देखना चाहेंगे, जिसमें हमने बताया है कि किसी लूप में यदि धारा प्रवाहित की जाती है तो वह लूप क्षण चुंबक की भांति या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जैसे ये एक लूप है जिसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा, जिसका उत्तरी ध्रुव वह तल होगा जिधर से देखने पर इस लूप में धारा वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले, और साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव वह तल होगा जिधर से देखने पर इसमें धारा दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो जिस तल से देखने पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज में होती है वह तल नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, और जिधर से देखने पर धारा के साथ दक्षिणावर्त डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो वो तल आपका साउथ पोल होता है। तो जैसे ये तल हमारा नॉर्थ पोल होगा और ये तल साउथ पोल होगा। और इस धारावाही लूप जैसे चुंबकीय द्विध्रुव का एक चुंबकीय आघूर्ण भी होता है, तो इस प्रकार से इस चुंबकीय द्विध्रुव या धारावाही लूप का एक चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। तो इतना हम पहले के वीडियो क्लिप में बता चुके हैं। आज हम परमाणु मॉडल के आधार पर पदार्थ में चुंबकत्व के गुण कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है, कौन सा पदार्थ लौ चुंबकीय है और किस प्रकार है, इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो अब यहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु के नाभिक में धन आवेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं, वृत्ताकार कक्ष में गति करते रहते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, वृत्ताकार कक्ष में गति कर रहा है। तो ये वृत्ताकार कक्ष में गति करने के साथ साथ अपनी धुरी पर स्पिन भी करते रहते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये इस तरह से स्पिन भी करते हैं, इस तरह से स्पिन भी करते हैं और गति भी करते रहते हैं। तो इसमें हर इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गति होती है, एक चक्रण, नंबर एक चक्रण, और दूसरा परिक्रमण। परिक्रमण तो इलेक्ट्रॉन के परिक्रमण एवं चक्रण के कारण आवेश की, या कहें इसको ऋण आवेश की, ऋण आवेश की गति वृत्ताकार पथ पर होती है और इस गति के कारण, इस गति के कारण धारा का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन का पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ एक धारावाही लूप, धारावाही लूप बन जाता है, बन जाता है। और चूंकि हम जानते हैं कि धारावाही लूप जो होता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होता है, तो चूंकि धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव, या जिसको हम क्षण चुंबक कह सकते हैं, क्षण चुंबक की भांति
व्यवहार करता है। अतः प्रत्येक परमाणु एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होता है। तो यहां से हम देख रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, दो गति, परिक्रमण गति और चक्र गति। हर गति में इलेक्ट्रॉन अपने साथ वृत्ताकार पथ पर आवेश का प्रवाह करता है, वृत्ताकार पथ पर आवेश का प्रवाह करता है। और हम जानते हैं कि आवेश का प्रवाह जहां होता है तो वहां धारा बहती है। तो एक तरह से हर इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप बनाता है और धारावाही लूप जो होता है वो एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति होता है। तो प्रत्येक परमाणु जो है चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चुंबकीय द्विध्रुव, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण चुंबकीय द्विध्रुव अधिक प्रभावी होता है, इलेक्ट्रॉन अपने वृत्ताकार पथ पर परिक्रमण भी करता है, अपनी धुरी पर चक्रण भी करता है। तो परिक्रमण के कारण जो धारावाही लूप बनता है वो चुंबकीय द्विध्रुव की भांति नगण्य व्यवहार करता है, जबकि चक्रण के कारण जो धारावाही लूप बनता है वो धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में अधिक प्रभावी होता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि जो परमाणुवीय चुंबकीय द्विध्रुव है वो इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण है, न कि परिक्रमण के कारण है। परिक्रमण के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव बना हुआ है वो उसका प्रभाव नगण्य होता है। चक्रण के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव बना हुआ है उसी का प्रभाव जो है अधिक होता है और वही अधिक प्रभावी होता है। यानी चक्रण के कारण जो चुंबकीय द्विध्रुव है वही अधिक प्रभावी है। तो एक तरह से हम परमाणु मॉडल के आधार पर यह कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर चक्रण भी करता है और परिक्रमण भी करता है। और इन दोनों ही गतियों के कारण इलेक्ट्रॉन अपने साथ आवेश का प्रवाह करता है और आवेश के प्रवाह की वजह से यह एक धारावाही लूप बन जाता है। और धारावाही लूप जो कि चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो प्रत्येक परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करने लगता है। अब अगर प्रत्येक परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है तो परमाणु से बना हुआ पदार्थ चुंबकीय द्विध्रुव क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे रीजन है कि प्रत्येक परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार तो करता है, लेकिन पदार्थ के अंदर परमाणु सामान्य स्थिति में अनियमित अभिविन्यस्त होते हैं। जैसे ये हमारा इस तरह से अगर बनाएं तो ये इलेक्ट्रॉन के कारण धारावाही लूप है और ये एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति हो गया। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। तो एक परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव इस तरह से है, दूसरा परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव इस तरह से हो, तीसरा इस तरह से हो, चौथा इस तरह से हो। तो ये हम देख रहे हैं कि पदार्थ के अंदर जितने भी परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं वो अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं और सबका चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एक दूसरे से मिल करके निरस्त हो जाता है। यानी पूरे पदार्थ का परमाणु चुंबक जो होता है एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देता है और पूरे पदार्थ का सामान्य स्थिति में कोई चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। अब इस पदार्थ को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कोई पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाता है, कोई पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है और कोई पदार्थ लवचुंबकीय बन जाता है।
तो इसको हम परमाणु मॉडल के आधार पर इसकी व्याख्या करेंगे, कैसे कौन से पदार्थ प्रतिचुंबकीय बन जाते हैं और कौन से पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाते हैं और कौन से पदार्थ लौ चुंबकीय बन जाते हैं। यानी चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थों के चुंबकीय गुण की व्याख्या। पहला हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसे बनते हैं उसको देखेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो जैसे इतना तो हम जान चुके हैं कि प्रत्येक पदार्थ में परमाणु जो होते हैं चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में होते हैं और पदार्थ की सीमा के अंदर सारे परमाणविक चुंबकीय द्विध्रुव होते हैं, अनियमित आकार से अभिविन्यस्त होते हैं, अनियमित आकार से छिटके हुए होते हैं और सभी एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, सभी एक दूसरे के चुंबकत्व के गुण को निरस्त कर देते हैं और सारा का सारा पदार्थ जो होता है उदासीन रहता है, नॉर्मल स्थिति में रहता है, कोई पदार्थ चुंबकीय नहीं होता है। लेकिन जब किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ अपना व्यवहार दिखाता है, कैसे अनुचुंबकीय पदार्थ अपना व्यवहार दिखाता है, कैसे लव चुंबकीय पदार्थ अपना व्यवहार दिखाता है, उसको हम देखेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में स्पिन चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है। क्या होती है? सम होती है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? युग्म में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन युग्म जोड़े में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और हर जोड़े का एक इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में चक्रण करता है दूसरा इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में चक्रण करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में चक्रण कर रहा है तो इसका जो युग्म इलेक्ट्रॉन है, इसका जो जोड़े का इलेक्ट्रॉन है, वो विपरीत दिशा में चक्रण करता है। ये इस दिशा में, एक इस दिशा में चक्रण कर रहा है, दूसरा इस दिशा में चक्रण कर रहा है। तो प्रत्येक जोड़े का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो चूंकि सारे परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु के जो युग्म इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं और उनका चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत होता है, तो सारे के सारे परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इसका अगर इस दिशा में है तो इसका इस दिशा में हो जाएगा चुंबकीय आघूर्ण और दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो परमाणु के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सम संख्या में होते हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अपना एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रखता है और हर जोड़े इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है, जो चक्रण होती है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है। फलस्वरूप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण बनता है वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो एक तरह से सारे परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है और पदार्थ में किसी प्रकार का कोई चुंबकीय आघूर्ण नहीं रहता है और पदार्थ चुंबकीय रूप से उदासीन होता है। लेकिन जब इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो इस गति कर रहे हर इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंट बल लगता है और लॉरेंट बल का मान होता है Q इंटू V इंटू बी साइन थीटा, ये मान होता है। तो इसमें वेग की दिशा पर भी ये लॉरेंट बल निर्भर करता है।
तो ये लॉरेंज बल वेग की दिशा पर निर्भर करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दिशा में है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में है, तो एक पर लॉरेंज बल एक दिशा में लगेगा, दूसरे पर लॉरेंज बल दूसरी दिशा में लगेगा। तो ये लॉरेंज बल स्पिन कर रहे हैं, ये युगल इलेक्ट्रॉनों में एक के स्पिन का वेग बढ़ा देता है और दूसरे के स्पिन का वेग घटा देता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल जो होता है वो उसकी गति की दिशा में होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल उसकी गति के विपरीत दिशा में होता है। क्यों? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रहे हैं। तो अब इस इलेक्ट्रॉन पर अगर हम कहें कि लॉरेंज बल इसकी गति के दिशा में लग रहा है तो इसका वेग बढ़ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला लॉरेंज बल इसकी गति के विपरीत दिशा में है तो इसका वेग क्या होगा? घट जाएगा। तो स्पिन कर रहे दो युगल इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन का वेग बढ़ जाता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन का वेग घट जाता है। ऐसी स्थिति में जिस इलेक्ट्रॉन के स्पिन का वेग बढ़ता है उसके कारण जो धारावाही लूप बनता है उसका चुंबकीय आघूर्ण ज्यादा हो जाता है। अगर हम इसको 1 माने और इसको 2 माने तो पहले इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, जिसको हम M1 कहेंगे, वो बढ़ जाएगा और M2 जो होगा वो कम हो जाएगा। तो M1 अगर ग्रेटर देन M2 है तो इस तरह से हर युगल इलेक्ट्रॉन का एक नेट परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा। यानी यदि किसी पदार्थ में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन का युग्म है तो हर युग्म का एक चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा और सारे युगल इलेक्ट्रॉनों के नेट चुंबकीय आघूर्ण का परिणामी जो होगा वो एक प्राप्त होगा और पदार्थ जो है का एक चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा, यानी पदार्थ में चुंबकत्व का गुण हो जाएगा। लेकिन ये जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। या कहें कि परिणामी चुंबकीय आघूर्ण से युक्त जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। तो कहते हैं कि पदार्थ जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो गया। तो ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या है। अब आते हैं, हम देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब परमाणु मॉडल के आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कैसे करेंगे? जैसे अभी प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हमने देखा कि स्पिन करने वाले, चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है और एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य इलेक्ट्रॉन के साथ युग्म बनाता है। एक इलेक्ट्रॉन की गति उसके जोड़े वाले इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है और दोनों का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत होता है और सामान्य स्थिति में वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। नेट परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं मिलता है, लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में उनको रख दिया जाता है, पूरे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक इलेक्ट्रॉन की गति बढ़ जाती है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की गति घट जाती है, जिससे कि एक अधिक चुंबकीय आघूर्ण वाला चुंबकीय द्विध्रुव बनाता है और दूसरा कम चुंबकीय आघूर्ण वाला चुंबकीय द्विध्रुव बनाता है और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिलता है और इस तरह से पूरे पदार्थ का एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। और यह चुंबकीय आघूर्ण बाहर की चुंबकीय आघूर्ण, बाहरी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है और वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ की देखें तो इसमें जो है, जो चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन है, एक दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अतिरिक्त रहती है। यानी उसमें तो युगल इलेक्ट्रॉन थे, एक की दिशा, एक के चक्रण की दिशा एक दिशा में है तो दूसरे के चक्रण की दिशा दूसरे दिशा में है और सारे एक दूसरे को निरस्त कर रहे थे। इसमें ऐसे है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे बच जाते हैं जिनके चक्रण की दिशा अलग रहती है, अतिरिक्त रहती है। इसमें चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे जोड़े में नहीं रहते हैं, कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपना स्पिन, अपना चक्रण एक दिशा में करते हैं। तो उन अवशेष इलेक्ट्रॉनों के कारण धारावाही लूप जो बनता है, वह धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और हर परमाणु का, प्रत्येक परमाणु
का चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु सामान्य स्थिति में जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं होते हैं तो इस चुंबकीय आघूर्ण से युक्त प्रत्येक परमाणु या सभी परमाणु, इस चुंबकीय आघूर्ण से युक्त सभी परमाणु अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं और सबका चुंबकीय आघूर्ण सम्मिलित रूप से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, या परिणामी जो चुंबकीय आघूर्ण होता है अनियमित अभिविन्यस्त होने के कारण सब एक दूसरे क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। और जब सब निरस्त कर देते हैं तो सामान्य स्थिति में अनुचुंबकीय पदार्थ भी उदासीन रहता है, किसी प्रकार की चुंबकीय गुण इसमें नहीं रहते हैं। लेकिन जब यह चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो हर परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है, और जब प्रत्येक परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाता है तो हर परमाणु का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकीय आघूर्ण होता है और परमाणुओं से बने पदार्थ का एक चुंबकीय आघूर्ण हो जाता है, अर्थात पदार्थ जो है चुंबकित हो जाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या इस तरह से कर सकते हैं कि इसमें जो होते हैं चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉन सम में न होकर के कुछ अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दिशा में चक्रण करते रहते हैं। इन अधिक इलेक्ट्रॉनों के कारण एक अतिरिक्त धारावाही लूप बनता है और उस धारावाही लूप के कारण एक अतिरिक्त चुंबकीय द्विध्रुव होता है और इस चुंबकीय द्विध्रुव का एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है। तो प्रत्येक परमाणु का अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है, परंतु पदार्थ की सीमा के अंदर सारे परमाणु अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होते हैं और सभी परमाणुओं का चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देता है और अंत में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण पूरे पदार्थ का शून्य होता है। लेकिन जब ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ रख दिए जाते हैं तो सारे परमाणु जो चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइन्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिलता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होता है, यानी पदार्थ जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाता है। अगला जो हमारा पदार्थ है वो है लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ तो इसकी व्याख्या हम अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुण से समानता रखते हैं, अंतर सिर्फ मात्रा का है। लौह चुंबकीय पदार्थ अधिक मात्रा में चुंबकित होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जबकि अनुचुंबकीय पदार्थ कम मात्रा में चुंबकित होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर केवल मात्रा का है, जबकि चुंबकीय गुण दोनों में समान है। तो इसमें यह होता है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह इसमें भी एक दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य होता है और परमाणु का स्वयं अपना एक चुंबकीय आघूर्ण इसमें होता है। लेकिन जहां अनुचुंबकीय पदार्थ में ये परमाणु अनियमित रूप से अभिविन्यस्त होने के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण नहीं मिलता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जो होता है एक दिशा में चुंबकीय आघूर्ण वाले परमाणविक क्षण चुंबक या परमाणविक चुंबकीय द्विध्रुव एक एरिया क्रिएट करते हैं जिसमें एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण वाले सारे परमाणविक चुंबक होते हैं और इस एरिया को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ में एक ही दिशा में चक्रण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधिक्य होता है, इसलिए प्रत्येक परमाणु परमाणविक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है और उनका अपना एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। और इसमें एक ऐसी संरचना होती है कि एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण वाले ढेर सारे परमाणविक चुंबकीय द्विध्रुव अपना मिल करके एक एरिया क्रिएट करते हैं, एरिया बनाते हैं। उसी एरिया क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ये एक डोमेन हो गया जिसमें एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण वाले ढेर सारे परमाणविक चुंबकीय द्विध्रुव है। और मान लेते हैं
दूसरा डोमेन इस तरह से बन गया जिसमें इस दिशा में चुंबकीय आघूर्ण वाले सारे परमाणविक चुंबकीय द्विध्रुव, ये एक डोमेन हो गया, दूसरा ये दूसरा डोमेन हो गया। इसी तरह से लौह चुंबकीय पदार्थ में ढेर सारे डोमेन होते हैं जिसमें ढेर सारे परमाणु एक ही दिशा में अपने चुंबकीय आघूर्ण को रखते हैं। और सामान्य स्थिति में एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण, हर डोमेन का अपना परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा, क्योंकि इस डोमेन में सारे परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में है, तो इसका एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा, परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। यानी हर डोमेन का अपना परिणामी क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक, अब ये डोमेन पदार्थ की सीमा के अंदर इस तरह से रहते हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो एक डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण तीसरे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण की दिशा से भिन्नता रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे डोमेन अपने अपने चुंबकीय आघूर्ण को एक दूसरे से क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर डोमेन का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण सम्मिलित रूप से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो सामान्य स्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो इन डोमेनों का अपना चुंबकीय आघूर्ण सम्मिलित रूप से मिलकर के क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और सामान्य स्थिति में जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है तो लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ नॉर्मल पदार्थ की तरह व्यवहार करता है, इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ रखे जाते हैं तो इनमें दो क्रियाएं होती हैं, इन डोमेनों के बीच दो क्रियाएं होती हैं जिसके कारण लौह चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण प्रबल रूप से होते हैं। जैसे हम इस चार डोमेन को लेते हैं, इस तरह से। अब इसमें चार डोमेन है, हर डोमेन में अब यहां पर हम देख रहे हैं कि चार डोमेन हमारे पास है, 1 2 3 4। अब ये पहले का चुंबकीय आघूर्ण दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण से क्या है, विपरीत दिशा में, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे। तीसरा का चुंबकीय आघूर्ण चौथे के चुंबकीय आघूर्ण की विपरीत दिशा में, तो तीसरा और चौथा एक दूसरे को निरस्त करेंगे सामान्य स्थिति में, जब ये चुंबकीय क्षेत्र में नहीं। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र में ये पदार्थ रखे जाते हैं तो ये जो डोमेन होते हैं इसमें दो प्रकार की क्रिया होती है। पहली क्रिया होती है कि परिसीमा, डोमेन के परिसीमा का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो पहली प्रक्रिया होती है कि डोमेन की परिसीमा का क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। पहला, डोमेन की परिसीमा का विस्थापन हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। जैसे अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो, इस तरह से हो, ये वाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और इसमें पदार्थ रख दिया गया है और ये चार डोमेन है जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहे हैं। अब इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में जब ये पदार्थ रखा जाता है तो क्या होता है कि जिस दिशा में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है उस दिशा में जो अंदर के परमाणुविक डोमेन होते हैं उनके सीमा का क्या हो जाता है, विस्तार हो जाता है, इस तरह से। ये क्या हो गया, अभी तक सीमा ये थी, अब ये सीमा क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा है तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ये जितने भी चुंबकीय द्विध्रुव है वो संरेखित हो जाते हैं। तो इस डोमेन के जितने भी परमाणु चुंबकीय द्विध्रुव थे इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित होने लगे और कुछ
इस डोमेन के कुछ इस डोमेन के कुछ इस डोमेन के भी चुंबकीय द्विध्रुव है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए और इस जो पहला डोमेन था उसका सीमा क्या हो गया, विस्तारित हो गया, सीमा क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अब ये प्रभावी चुंबकीय क्षेत्र यहां मिल गया और ये एक दूसरे को व्यस्त कर रहे हैं और ये इसका और इसका परिणामी एक मिल रहा है और ये एक दूसरे को व्यस्त कर रहे हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस चार डोमेनों का एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण मिल रहा है और जबकि इसके पहले जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं था तो सारे डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे क्या कर रहे थे, निरस्त कर रहे थे। इस तरह से परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, मिलने लगता है और डोमेन से बने पूरे पदार्थ का एक परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है और लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। दूसरा प्रक्रिया क्या होती है इसी में, घूर्णन द्वारा क्या होता है, अब जैसे हम इस चार डोमेन को अभी आपको दिखाया गया कि ये चार डोमेन है इस तरह से, और ये एक दूसरे क्या कर रहे थे, निरस्त कर रहे थे। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया गया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो डोमेन था वो तो था ही, ये डोमेन तीसरा डोमेन भी घूर्णन के कारण इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया, घूर्णन के कारण वाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया। ये वाला भी घूम करके घूर्णन के कारण ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया और ये वाला घूम करके ये भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया। तो सारे डोमेनों के जितने भी परमाणु द्विध्रुव थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूर्णन कर गए, घूम गए और पूरे के पूरे डोमेनों का एक जबरदस्त चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ और इन डोमेनों से बने हुए पदार्थ का एक चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हुआ और प्रबल रूप से लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो गया। तो घूर्णन तब होता है जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल रूप से होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब प्रबल होता है तो डोमेनों का घूर्णन होता है और परिणामी चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम प्राप्त होता है। और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रबल ना हो, कम हो, तो ऐसी स्थिति में डोमेन की परिसीमा क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। तो उस स्थिति में भी लौ चुंबकीय पदार्थ चुंबकित होते हैं लेकिन घूर्णन के कारण जो चुंबकित होते हैं उसकी अपेक्षा कम होते हैं। तो इस तरह से हम अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुणों की व्याख्या परमाणुविक मॉडल के आधार पर किए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे और साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।